नमस्कार, प्रतिदिन अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। टकराव की स्थिति जनसत्ता। दिल्ली सरकार में अधिकारियों की तैनाती और तबादले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय की टकराव की स्थिति दूर करना होगा भ्रम, राष्ट्रीय सहारा। नई तकनीक को लेकर होने लगी चिंताओं की बरसात। हिंदुस्तान। अब आर्टिकल विस्तार से। टकराव की शक्ति जनसत्ता। दिल्ली सरकार में अधिकारियों की तैनाती और तबादले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ का फैसला आया तो लगा कि अब केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच टकराव की नौबत नहीं आएगी। संविधान पीठ ने कुछ को छोड़कर सभी विभागों के अधिकारियों के चयन और तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार को दे दिया, मगर केंद्र सरकार को यह फैसला रास नहीं आया। शुक्रवार को उसने अध्यादेश जारी कर दिल्ली सरकार के अधिकारों का अधिग्रहण कर लिया। अधिकारियों की तैनाती और तबादले के लिए राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण का गठन कर दिया, जिसके अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री को और दो अन्य सदस्यों के रूप में प्रधान सचिव और केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रधान सचिव को नामित कर दिया गया। नियम बनाया गया कि सदस्यों के बहुमत के आधार पर नियुक्तियों और तबादलों के संबंधित फैसले होंगे। जाहिर है, इस आयोग में भी केंद्र सरकार की शक्ति अधिक रखी गई है, यानी केंद्र सरकार जिसे चाहेगी वही अधिकारी दिल्ली सरकार में तैनात किया जा सकेगा। इसे लेकर स्वाभाविक ही विपक्ष और मुख्य रूप से आम आदमी पार्टी ने विरोध करना शुरू किया। दिल्ली सरकार इस अध्यादेश को अदालत में चुनौती देगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आश्वस्त हैं कि वह अध्यादेश अदालत में एक दिन भी नहीं टिकेगा। यह बात किसी को भी गले नहीं उतर रही है कि आखिर केंद्र सरकार क्यों इस जिद पर अड़ी है कि दिल्ली सरकार को एक चुनी हुई सरकार के अधिकार हासिल न होने पाए। वह उनकी सारी प्रशासनिक शक्तियां अपने हाथों में क्यों रखना चाहती है। शुरू से ही दिल्ली के जो भी उपराज्यपाल नियुक्त हुए वे केंद्र की इच्छाओं के अनुरूप ही काम करते रहे हैं। इसे लेकर दिल्ली सरकार लगातार केंद्र पर आरोप लगाती रही कि वह उसे काम नहीं करने दे रही। 5 साल पहले भी वह अदालत गई थी कि उसके अधिकारों की व्याख्या की जाए। तब भी अदालत ने यही कहा था कि दिल्ली सरकार लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार है, इसलिए उसे प्रशासनिक फैसले का अधिकार है, मगर किसी भी राज्यपाल ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। वर्तमान उपराज्यपाल ने तो एक तो दिल्ली सरकार के सारे अधिकार अपने हाथों में लेने की कोशिश की, नगर निगम में भी उन्हें संवैधानिक नियमों को ताक पर रखते हुए अपनी पसंद के 10 सदस्य मनोनीत कर दिए। इसे भी सर्वोच्च न्यायालय ने अनधिकार चेष्टा करार दिया। फिर भी केंद्र ने अदालत के फैसले का सम्मान करना जरूरी नहीं समझा। सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने उपराज्यपाल और चुनी हुई सरकार की शक्तियों की स्पष्ट व्याख्या कर दी। फिर भी केंद्र को वह रास नहीं आई, तो इससे वह भी जाहिर होता है कि उसे न तो संविधान के नियमों की परवाह है और न अदालत की संविधान पीठ का। आखिरकार वह अपने फैसले लागू करना चाहती है। इसने एक बार फिर केंद्र सरकार की किरकिरी हुई है। अब आम आदमी पार्टी को बैठे बिठाए एक और मुद्दा मिल गया है, भाजपा और केंद्र सरकार को घेरने का। इससे आम लोगों में केंद्र सरकार के कामकाज को लेकर कोई अच्छा संदेश नहीं गया है। लोकतंत्र में संविधान सर्वोपरि होता है और अगर कोई सरकार उसे दरकिनार करके अपनी जिद को ऊपर रखने का प्रयास करती है तो उसका पक्ष कमजोर ही होता है। अगर केंद्र के इस अध्यादेश को अदालत ने निरस्त कर दिया तो फिर और किरकिरी होगी। दूर करना होगा भ्रम, राष्ट्रीय सहारा। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोट को चलन से बाहर करने की बीते शुक्रवार को घोषणा की। हालांकि इस मूल्य के नोट बैंकों में जाकर 30 सितंबर तक जमा किए जा सकेंगे या बदले जा सकेंगे। रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि अभी चलन में मौजूद ये नोट 30 सितंबर तक वैध मुद्रा बने रहेंगे। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने बैंकों से 2000 रुपये के नोट देने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने को भी कहा। इस घोषणा के बाद से ही लोगों को इसे बदलवाने में जिस तरह की परेशानी हो रही है, उसे लगता है ये फैसला जल्दबाजी में लिया गया, बिना सोचे समझे किया गया। जनहित को प्रभावित करने वाले फैसले को एकाएक घोषित करने से पूर्व इसके प्रभाव और परिणाम का समुचित अध्ययन जरूरी है। मुद्रा और वैश्विक बाजार में उसकी कीमत का संबंध देश के हित एवं प्रतिष्ठा से जुड़ा होता है। ऐसे में करेंसी नोटों के बदले जाने या उन्हें चलन से बाहर करने और नए नोट चलन में लाने संबंधी तमाम फैसले एकाएक नहीं होने चाहिए। गौरतलब है कि नवंबर 2016 में एकाएक नोटबंदी की घोषणा के बाद 2000 और 500 रुपये के ये नोट जारी किए गए थे। बाद में अन्य राशियों के नए नोट भी जारी किए गए। 500 रुपये के नए नोट को लेकर जनता को कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन उसी समय लगने लगा था कि रोजमर्रा के भुगतान में 2000 रुपये के नोट का उपयोग दिक्कत भरा रहने वाला है। बाद में देखा भी गया कि 100-200 के रुपये के सामान की खरीदारी पर भी दुकानदार 2000 रुपये का नोट स्वीकारने में आनाकानी करते थे। हालांकि ऑनलाइन भुगतान जैसे माध्यम और डिजिटलीकरण बढ़ने से यह समस्या तो नहीं रही, लेकिन ये जरूर देखा जा रहा है तब यहाँ था कि रोजमर्रा के जीवन में आम जन के लिए यह नोट खपाना या चलाना सरदर्द से कम नहीं होता। आमतौर पर यह नोट समस्या का सबब बना रहता है। अब इसे चलन से बाहर करने की कवायद शुरू हो चुकने के बाद अफरा तफरी जैसी स्थिति है। लोग बैंकों और पेट्रोल पंपों पर तो इन्हें चला पा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर इनके जरिए भुगतान स्वीकारने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं।
कई जगहों पर तो लोग नोक-झोंक तक देखी गई। बेशक ये बात भी पक्की हो रही है कि जल्दी-जल्दी इस प्रकार के बदलाव जनता को परेशानी ही बढ़ाते हैं। एकाएक बदलाव करने की जल्दबाजी आम जन के हित में होती है। 2016 में नोटबंदी के बाद यह बात साबित हुई थी, और अब 2000 के नोट के संबंध में एकाएक घोषणा किए जाने के बाद भी हो रही है। नई तकनीक को लेकर होने लगी चिंताओं की बरसात। हिंदुस्तान हरजिंदर बरिश पत्रकार। तकनीक और आशंकाओं का चौड़ी दामन का साथ रहा है। किसी भी बड़ी तकनीक का आगमन एक तरफ उम्मीदों के ज्वार लाता है तो दूसरी तरफ हाय तौबा की गुंजाइश भी बनाता है। कई बार यह हाय तौबा उम्मीद से ज़्यादा बड़ी और बहुत बड़ी हो जाती है। इन दिनों यही हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को लेकर हो रही चिंताओं की बरसात में उम्मीदों के जानलेवा लगातार कम होते जा रहे हैं। ये खुद एआई विकसित करने वालों के भी विकेट गिर रहे हैं। कुछ समय पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पितामह माने जाने वाले जेफरी हिंटन ने गूगल से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही यह बयान भी नक्की कर दिया कि एआई के लिए अपने योगदान पर उन्हें पछतावा है। सबसे लोकप्रिय एआई एप्लीकेशन चैट जीपीटी के आला अधिकारी सैम अल्टमैन ने पिछले सप्ताह बयान दिया कि एआई का नियमन करना अब बहुत ज़रूरी हो गया है। ऐसी बहुत सारी चिंताएं कंप्यूटर से बनाई गई कृत्रिम बुद्धि के नैतिक पक्ष को लेकर हैं, और बहुत सारी इसकी वजह से होने वाले निजता के उल्लंघन को लेकर। एक तीसरी चिंता भी है एआई की कोख से जन्म लेने वाली बेरोजगारी की। दुनिया की तमाम अर्थव्यवस्थाओं पर जिस तरह के बादल मंडरा रहे हैं, उससे ये चिंता कुछ ज़्यादा बड़ी हो गई है। इस बार जो नई तकनीकी पधार रही है, उसका असर अगर किसी वर्ग पर सबसे ज़्यादा पड़ने वाला है तो वह है समाज का पढ़ा लिखा तबका। बाद में ये तकनीक कहाँ जाएगी हम अभी ठीक से नहीं जानते। फिलहाल यह सबसे पहले लेखकों, पत्रकारों, साहित्यकारों, चित्रकारों, वकीलों, डॉक्टरों, सॉफ्टवेयर इंजीनियरों, शोधकर्ताओं, अध्यापकों और यहाँ तक कि वैज्ञानिकों व अर्थशास्त्रियों की जगह लेने को बेचैन दिख रही है। एक भारतीय न्यूज़ चैनल पर इन दिनों एक एआई एंकर मौसम का हाल बताती दिखाई देती हैं। उम्मीद की जा रही है कि जल्दी वे खबरें पढ़ने और यहाँ तक कि तमाम विषयों पर बहस कराने के काम करती भी दिखाई देंगी। टीवी एंकर के पेशे पर एक तरह का खतरा मंडराएगा। इससे कुछ महीने पहले तक किसी ने सोचा भी नहीं था। ये ऐसे वर्ग हैं जिन्हें आज तक कोई तकनीकी छूने की हिम्मत नहीं कर सकी। किसी तकनीक में ऐसी क्षमता या योग्यता थी भी नहीं, पर अब जो तकनीक आ रही है उसमें क्षमता और योग्यता तो है, साथ ही इन पेशेवरों से ज़्यादा कार्यकुशलता भी है। ये समाज के वैसे वर्ग हैं जिनकी आवाज़ मायने रखती है और जो जनमत तैयार कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जनमत तैयार करने की व्यवस्थाएं भी इनके नियंत्रण में रहती हैं। इसी कारण दुनिया के तकरीबन हर तरह के बुद्धिजीवी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विरोध करते नजर आ रहे हैं। बुद्धिजीवी विरोध कर रहे हैं, पर मजदूरों के ट्रेड यूनियन चुप्पी साधे हुए हैं। बेरोजगारी को लेकर मोटे तौर पर दो धारणाएं हैं। परंपरागत सोच ये कहती है कि लोगों का निठल्लापन ही उन्हें बेरोजगार बनाता है, यानी अगर कोई बेरोजगार है तो उसमें दोष उसी का है और किसी का नहीं। मगर आधुनिक अर्थशास्त्री मानते हैं कि बेरोजगारी व्यक्ति का कर्मण्यता का नहीं, अर्थव्यवस्था के कारगर होने का मामला है। जहाँ बड़े पैमाने पर बेरोजगारी हो, वहाँ अगर दोष किसी को दिया जा सकता है तो आर्थिक नीतियों और उन्हें बनाने वाले राजनेताओं को ही। ये बात अलग है कि अक्सर इसका दोष तकनीक पर मढ़ दिया जाता है। एआई ऐसी दुनिया में आ रही है जिसके पास अपनी बेरोजगारी की समस्या का पक्का इलाज नहीं है। ऐसी समाज को हर एक नई तकनीक डराती है। एआई भी इसका अपवाद नहीं है। ये ठीक यही एआई को लेकर एक अन्य समस्या भी है। हम पिछली सदी में लोगों को ये समझाने की कोशिश की है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। बेरोजगारी की समस्या जरूर है, पर लोग ये समझने लगे हैं कि पढ़कर ही वे सम्मानजनक रोजगार हासिल कर सकते हैं। लेकिन अब सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों के रोजगार पर ही संकट मंडरा रहा है। इसलिए एआई को ऐसी तकनीक माना जा रहा है जो बहुत से स्थापित स्तंभों और मान्यताओं को उखाड़ देगी। धन्यवाद।